नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। देश में जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर राजनीतिक दलों के बीच टकराहट बढ़ती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को केंद्र से जाति आधारित जनगणना कराने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा में ढील देने को कहा है। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संशोधन विधेयक 2021 की आलोचना करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि संशोधन के खिलाफ जनता की सहमति बनाने की कोशिश करेंगे और केंद्र पर इसमें बदलाव का दबाव बनाएंगे। पवार ने कहा कि यह धारणा भ्रामक है कि राज्यों को फिर से अपनी पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार मिल गया है, जब क्योंकि 50% कोटे की सीमा अभी भी मौजूद है। शरद पवार ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी की सूची तैयार करने संबंधी 2 साल पहले छीने गए राज्यों के अधिकार को बहाल करने का संवैधानिक संशोधन महज दिखावा है। उन्होंने कहा, जब तक 50% की सीमा में ढील नहीं दी जाती तब तक मराठा कोटा बहाल नहीं किया जा सकता है और ना ही दूसरे राज्यों में ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। पवार ने कहा कि इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग पर प्रायोगिक आंकड़े राज्यों के साथ शेयर किए जाने चाहिए। जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक ये पता नहीं चल सकता है कि छोटी जातियों को कितना प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के सामने बोलने के लिए किसी को तो हिम्मत दिखानी होगी। संविधान संशोधन का एकमात्र मकसद धोखा है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को लोकसभा ने राज्यों को यह तय करने की परमिशन देते हुए एक विधेयक पारित किया कि उनके यहाँ ओबीसी कौन है। पवार ने केंद्र से जाति आधारित जनगणना करने को कहा और दावा किया कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है, तो अब आरक्षण पर रार नजर आ रही है। और शरद पवार ने सीधा सीधा वार किया है और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सब कुछ जो बात कही जा रही है, कानून बनाया गया है, ये धोखा देने के लिए बनाया है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ओबीसी की लिस्ट तयार करून त्यांना आरक्षणाच्या मुदतीचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता अशा प्रकारची भूमिका सांगण्यामुळे केंद्र सरकारने मांडली, तशा प्रकारची दुरुस्ती केली। पण प्रत्यक्ष धोरणानं त्याचा काही उपयोग होणार नाही आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण की आज देशामध्ये जवळपास सगळ्या राज्यात 50% वर आरक्षण आहे। आता उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश 63%, तामिळनाडू 69%, महाराष्ट्र 66%, हरियाणा 57%, राजस्थान 64% आणि त्याच्यात परत 10% वर ईडब्ल्यूएसची पडली। तो अब आरक्षण पर सियासत गर्मा गई है। राजनीति में ओबीसी फैक्टर अब हावी होता दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं और उसके अलावा एक विपक्ष को अच्छा बहाना भी मिला है कि एक मुद्दा भी मिला है जिसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात इस पूरे मुद्दे पर यह रही कि इसका विरोध किसी ने नहीं किया, सभी ने इसका सपोर्ट किया, लेकिन अब उसमें कमियां निकालकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे शालिनी दुआ जी बीजेपी से, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से, श्रवण कुमार जी एनसीपी यूपी उपाध्यक्ष हैं और राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल राजीव जी, किस तरह से देखते हैं जो बात शरद पवार ने कही है कि बीजेपी धोखा दे रही है, केंद्र सरकार साफ तौर पर जो 50% का मामला है उसमें ढील क्यों नहीं दे रही है? जब तक उसमें ढील नहीं दी जाएगी सही तरीके से इसका प्रारूप नहीं बन पाएगा। और खास करके महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं तो उन्होंने कहा है कि मराठाओं को जो आरक्षण देने की बात चल रही थी उस पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है। शरद पवार जी कहे हैं उससे पहले मुझे याद है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर और बहन कुमारी मायावती जी दोनों लोगों ने इस पे अंगुली उठाया था।
है क्या दिनेश जी, दो चीजें समझिए। एक तो ये जो संविधान संशोधन होके आया 127वां 2021 संविधान संशोधन हुआ, जो जाति आधार पे गणना का अधिकार राज्यों को दिया गया, इससे पहले भी गणना का अधिकार था राज्यों के पास, वो अपने अपने तरीके से कराते। 2018 में यही सरकार ने शायद इस पर रोक लगा दिया था और फिर 2021 में इसको जो है अमली जामा पहना करके राज्यों के ऊपर सौंप दिया। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पार्टी जानी जाती है, तो आपको भी मालूम है और पूरे देश को मालूम है। जब जब चुनाव आता है तो इस तरह की पैतरेबाजी कई तरह से करती है, और उन्होंने 5 राज्यों का जो चुनाव है उससे पहले इसको भी उसी संदर्भ में हम लोग को देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो अधिकार तो दे दिए गणना का, लेकिन इससे मिलना क्या है? सबसे पहले दिनेश जी इस चीज को सोचिए कि एक तो जब गणना होगी जाति आधार पे तो संख्या निश्चित तौर पे बढ़ेगी, आपको भी मालूम है और सारे दल के हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं प्रवक्तागण उनको भी मालूम है। लेकिन मिलने के बाद जब सारा चीज आप अधिकार छीन चुके हैं, जब भारत सरकार सारी देखिए सरकार, मैंने अभी कुछ दिन पहले दिनेश जी ये चर्चा हम लोग कर रहे थे इसी आरक्षण पे, जिस दिन शायद ये जिस दिन अमेंडमेंट बिल आया था और पास किया गया था उसी दिन मैंने एक चीज कहा था आपसे कि देखिए मिलना क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है। आप रिजर्वेशन ही दे दीजिए, आप खाना की थाली सजा करके और उसमें व्यंजन जो है 50 तरह का रख दीजिए और कहिए कि खाइएगा नहीं, इससे दूरी बना के रखिएगा। वही स्थिति बन गई है भारत सरकार की और सारे उत्तर प्रदेश सरकार की, सारे लोगों की। अब हो क्या रहा है, हमने आपको आरक्षण देने के लिए कह दिया कि आपको हम रातों रात आरक्षण दे रहे हैं, रातों रात सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण मिलता कहाँ है? सरकारी सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर जितना है उसी में आरक्षण मिलता है। और गवर्नमेंट सेक्टर को धीरे धीरे पिछले 5-6 सालों में आप कहाँ ले गए हैं, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं। बच्चा जान चुका है कि हर गवर्नमेंट सेक्टर को पता ना आपको क्या जरूरत पड़ गई है इतने पैसे की और इतने रुपए की या इतने भारत सरकार की आय बढ़ाने की। कोई आप व्यापारी थोड़ी हैं कि कोई व्यापार करने के लिए आए हैं कि जनता के उसके ऊपर, जनता के ऊपर बहुत सारा दबाव देके, टैक्सेस का दबाव दे करके जनता की जो सरकार की जो पब्लिक की जो सेक्टर है उनको सबको बेच करके उन पे शेयर इक्विटी बढ़ा करके दूसरे व्यापारिक वर्ग से और अपना लाभ कमाया आपने। और इसका परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे आपकी इतनी चाहत बढ़ती गई कि सारे सेक्टर को आपने उठा करके एक तरह से प्राइवेटाइज कर दिया। तो अब दिनेश जी स्थिति ये बनती है कि आप 50% दे दीजिए, 60% दे दीजिए, 70%। हालांकि वो अभी बढ़ना नहीं है, तत्कालिक तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि आप 50% से उनको नहीं ले जाएंगे। ये कड़वा सत्य है, ये सारे दल जानते हैं, हम भी चिल्लाएं चाहें और हमारे जो भी दूसरे दल के लोग हैं। लेकिन अब शरद पवार जी ने आज इस पे अंगुली उठाई है। निश्चित तौर पे भारत सरकार को आज नहीं कल इस पे जवाब देना पड़ेगा। और 5 राज्यों को देखते हुए जिस में जैसे कहते हैं कि जल्दी में इस चीज को ले आकर के पटल पे रख करके और रातों रात पास करा देना और इन बिरादरी के लोगों को, इन जातियों को ये समझा देना कि नहीं हम जो है आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये जातियां भी समझती हैं, पढ़ी लिखी जातियां, आज वो जाहिलता नहीं रह गया कि तालिबानी जातियां हैं कि नहीं समझती हैं, सारी चीज समझ रही, सब लोग समझ रहे हैं। और इसका दायरा बढ़ा, अभी तो इसको गणना होने दीजिए, 2 साल लगता है, 1 साल लगता है, 4 साल लगता है, उसके बाद इसकी अमेंडमेंट का टाइम आएगा कि गणना होने के बाद अब मिल क्या रहा है। तो सबसे बड़ी चीज तो मैं यही कहूंगा कि जनता को, ओबीसी को या शेड्यूल कास्ट की जो जाति गणना होने जा रही है इसमें बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, डॉक्टर अरविंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो उसका विरोध किया जा रहा है? साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 50% को उसमें ढील देना जरूरी है, उसके बिना इसका कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे 2022 में तो उसके बाद जातिगत गणना हम पूरी तरीके से कराएंगे। देखिए, हमारा जो समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक उन्नति हो, उसकी शैक्षिक उन्नति हो और सामाजिक सुरक्षा उसे मिले। हमारा जो बैकवर्ड समाज है उसमें अभी भी बहुत से लोग, ज्यादा उनकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे बैकवर्ड समाज। तो बैकवर्ड समाज के लिए एक बहुत ही बृहद योजना बना के उनका उत्थान करने की आवश्यकता है। देखिए, जहां तक ये जो बिल पास अभी किया गया है, जब हमारी
सैद्धांतिक जो संवैधानिक दायरा है वो 50% का है। अब आप उसे तो बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हम साहब आपको आरक्षण और ज्यादा हम पिछड़े वर्ग को देंगे। कैसे आप दे देंगे? तो एक तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है, केवल एक चुनावी हथकंडा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो शैक्षिक जो शिक्षक थे उनमें जो बैकवर्ड क्लास के जिनका नियुक्ति में 5800 के आसपास सीटें ऐसी थी जो व्यर्थ चली गई, जिनका अधिकार उनका था, आरक्षण के आधार पर उन्हें वो सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद वो सीटें उन्हें नहीं मिली। और जब वो यही मांग लेके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं तो आपको पता है उन्हें क्या मिला? आज जो आरक्षण और उनके हित की बात कर रहे हैं उन्हें वहां पे लाठियां मिली, मार मार के उन्हें घायल कर दिया गया और वहां से भगा दिया गया। अब आप देखिए कितना एक दोहरा स्वरूप देखने को मिलता है बीजेपी का। एक तरफ आप स्वांग रचते हैं कि हम पिछड़े वर्ग को जो है वो हम आरक्षण देंगे, और दूसरी तरफ जो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिसके वो अधिकारी हैं, उस आरक्षण के बदले में आप उन्हें जो लाठियां दे रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है वो ज्यादा, उसमें संख्या उनकी ज्यादा है, इसलिए वहां पे जरूरतमंद लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उनका उत्थान हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और जो भी समाज के लोग हैं जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, हम उत्थान सर्व समाज का करेंगे, चलिए पूरे समाज का सर्वांगीण विकास करेंगे। चलिए शालिनी जी, आपने सुन लिया क्या क्या आरोप आप पर लगाए गए हैं, अब आप एक एक करके दोनों का जवाब दे दीजिए। राज्यसभा लोकसभा में तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों ने सहमति जताई। और क्यों सहमति जताई? क्योंकि सब यही चाहते थे कि ये बिल जो है वो पास होना चाहिए, और तब तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि सरकार कभी भी वोट बैंक की, हमारी सरकार जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, वो कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। अपने मंत्रालय में, अपने मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी को जगह देना, ये आज तक किसी मंत्रिमंडल में किया नहीं। बातें तो करते हैं, चाहे ओबीसी बैकग्राउंड की कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे यहाँ से सपा से हो, चाहे बसपा से हो, बातें तो ये जरूर की जाती है कि हमारे मंत्रालय में, हमारे मंत्रिमंडल में सभी ओबीसी को जगह दी जाएगी। लेकिन जगह किसने आज तक दी, जरा ये भी बता दें। हमने 27 मंत्री जो हैं अपने नए, वो ओबीसी ही बनाए हैं। फिर हमने महिलाओं को भी चांस दिया। हम चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका कल्याण हो। ऐसे नहीं किसी एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म को हम सोचे कि बस इसको ही उठाना है, बाकी किसी के ऊपर कोई काम ना करे। तो हमारे लिए हम हर वर्ग की उन्नति चाहते हैं। यही रीजन है कि हमने सब राज्य सरकारों के हाथ में छोड़ दिया कि आप कैटेगरी बनाइए, आप ओबीसी और इसका कैटेगरी बनाइए, जनगणना कीजिए और उसके आधार पर उनको कैटेगराइज कीजिए कि ये जो है ये इस वर्ग में आता है, ओबीसी में आता है, ये वाला जो वर्ग है, ये जाति जो है ये एससी में आती है। ये आपके हाथ में दे दिया। इससे बड़ा काम तो किसी आज तक केंद्र सरकार ने 60 साल तक बहुत लोगों ने राज किया है इस देश पर, लेकिन आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। हमने अगर इसमें राजनीति करनी होती तो हम राज्य सरकारों के हाथ में क्यों देते? ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे अभी वैक्सीनेशन पे पहले इन लोगों ने, सब पार्टियों ने, चाहे सपा पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, बैठ के ये कहा कि भैया वैक्सीन मत लगवाओ, लगवाओगे तो या नपुंसक हो जाओगे। कोई कहता है भाजपा की वैक्सीन है, तो लोग गुमराह हो गए। लास्ट में हार के केंद्र सरकार को ही वैक्सीन के लिए पूरे सभी प्रदेशों में, पूरे हिंदुस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करानी पड़ी। प्रधानमंत्री जी द्वारा ये ड्राइव चलाई गई कि ये लोग लड़ सके, लोगों को गुमराह करेंगे, तो बेटर ये है कि हम लोग ही ये इनिशिएट लेते हैं। जहां 60 साल के भी हम करवा रहे थे, 60 से ऊपर के, तो अब सबको ही हम वैक्सीन फ्री कर देते हैं। तो केंद्र सरकार हमेशा वोट बैंक की राजनीति नहीं करता, हमेशा उस राजनीति में विश्वास करता है जहां जनता का हित होता है। यहाँ भी हमें जनता का हित दिखा कि हम अपने हाथ में न लेके राज्य सरकारों के हाथ में दे देते हैं कि भैया ये आपका राज्य है, आप अपने आप जनगणना करवाओ और उसको जाति के आधार पर जो आपको कैटेगराइज करना है कि ये एससी है, ये ओबीसी है, ये आप करो। इस पे इन लोगों ने सबने सहमति भी जताई। अब इनको प्रॉब्लम है कि इस कदम के बाद जो है जनता हमारे
फेवर में आ गई है। जनता कह रही है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार बहुत अच्छा फैसला ले रही है, इसलिए वो हमारे फेवर में आ गए हैं। अब इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अब फिर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं जी इसमें ये लकूना है, इसमें ये प्रॉब्लम है, जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने सहमति से, आपके नेता, चुने हुए नेता ही वहां बैठे हुए थे ना, आपके द्वारा चुने हुए सांसद हैं और आपके द्वारा ही चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए नेता वहां बैठे हैं, चाहे आपकी पार्टी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो। तो जब उन्होंने वहां सहमति जताई तो न्यूज चैनल पे बैठ के उसको असहमति जताना, ये बात मुझे हजम नहीं होती। फिर टीवी पे आके बोलना, वहां ही जो बोलना था बोलते ना, लेकिन नहीं, इन लोगों को वहां कहा जाता है, कहते हैं कि हमें बोलने का हक नहीं दिया जाता, हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे वहां पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस मॉनसून सत्र में हंगामा ही किया, और ये हंगामा किया कि आप जनता के हित के निर्णय जो लेने होते सरकार ने, वो आप वहां नहीं लेने देना चाहते थे, जिसपे सरकार को आपत्ति थी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि जनता के हित के निर्णय लिए जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने जनता के हित के निर्णय वहां लिए। चाहे सत्र में इन्होंने सारा टाइम पेगासस चिल्लाते रहे, जो भी करते रहे, हमने हमारे खिलाफ केस करो, हमारे खिलाफ उसमें कोर्ट में जाओ, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम जनता के हित के फैसले तो लेने दो यहाँ बैठ के संसद में। चलिए राजीव जी ये बात बिल्कुल सही है। राजीव जी ये बात सही है कि वहाँ जब बिल पेश हो रहा था, जब बिल पास हो रहा था, उस समय आपने बिल्कुल भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना उसमें अपनी राय दी, बस चुपचाप से सहमति दे दी। आप सही कह रहे हैं कि लोकसभा में मैंने उस दिन भी कहा था कि बिल आने, शालिनी जी से एक सवाल शालिनी जी से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ये मनसा न होती कि 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, बिल पे विरोध किसी का नहीं है, बिल तो सही है, बिल तो आना चाहिए, हम भी बिल को आना चाहिए। देखिए, बिल का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बिल में जो मांग कर रहे हैं, देखिए बिल के अंदर, इस बिल के अंदर सोचिए ना कि जनता के हित के लिए काम हो रहा है ना, तो आप तो मतलब जनता के हित की बात नहीं चाहते हैं। तो मैं यहाँ जनता को यही समझाना चाहती हूँ कि आप लोग हाथी के दांत दिखाने हम बिल का विरोध कतई नहीं कर रहे हैं। हम तो बिल का लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जहाँ भी जितने सदस्य थे उसका हमने समर्थन किया, बिल ये पास हुआ। हमारा सिंपल सा सवाल है कि शालिनी जी, अगर भारत सरकार और राज्य सरकार आपकी इतनी ही संवेदनशील है बैकवर्ड और ओबीसी और दलित समाज के लिए, तो क्या 4.5 वर्षों में जो नौकरियां थी उसको बैकलॉग से सर्वे करा करके या स्पेशल कोटा बना करके जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट आज तक अपनी सीमा नहीं पा पाए हैं, 70 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया और 70 साल में आप भी 4 से 10 साल समाहित हैं, जबकि 75 साल में 12-13 साल आपने भी सत्ता कर लिया है। तो इन 12-13 सालों में आपने, और साथ में 60 साल कांग्रेस का, क्योंकि सुनिएगा 60 साल कांग्रेस का, इन सब में अगर बैकलॉग की 50,000, 25,000, 10,000 जो भर्ती हो, अगर आप 6 साल में ये भर्तियां करती होती तो हम ये मान लेते कि भारत सरकार सहित राज्य सरकार मनसा ठीक है, इसकी सोच ठीक है, ओबीसी के लिए, उसकी दलित के लिए सोच ठीक है, लेकिन आपने वो चीज तो किया जी। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। केवल राजनीति करने के लिए मैं केवल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 2017 का जब इलेक्शन हुआ था, चाहे आप सब मुख्यमंत्री बना, ओबीसी के लिए 6 साल में क्या करी है? आप मंत्री ना गिनवाई है, मंत्री गिनवाई तो हमको दलित का मुख्यमंत्री भी देते हैं, आप ओबीसी के 50 मंत्री देते हैं, हम ब्राह्मण समाज के 20 मंत्री देते हैं, आप उसमें हमारी तुलना नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ कराइए कि हम 1 साल के अंदर, हम 6 साल के अंदर भारत की सरकार में और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार में हमने 5 लाख ओबीसी को दे दिया, हमने 2 लाख दलित को दे दिया नौकरी। ये तो बताइए, इस पे तो आप वार्ता करती नहीं है। आप मंत्री जरूर गिनवाती है कि हमने 15 मंत्री। जनता जवाब देगी क्योंकि वहाँ पर बैठ के आप सहमति जाहिर करते हैं, यहाँ बैठ के टीवी में आप ऑब्जेक्शन करते हैं। यही आपने किसान उसमें भी दिया था, वहाँ बैठ के सारे नेताओं ने आपके हाथ में, आप भारत सरकार की बड़ी सरकार हो, चलिए। आप बात दिखाते हुए आपको 1 करोड़ नौकरी देना चाहिए, तभी समाज को, सबको हम जाने
कि आप दलित समाज के उत्थान के लिए लगी हो पार्टी में। अवस्थी जी, चलिए अरविंद जी आप बोलिए कुछ। इसका मतलब क्या? अवस्थी जी, देखिए बीजेपी का कौन रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के कुछ और है। अगर कभी प्रॉब्लम थी तो तभी बोलना चाहिए। हमने पिछड़ी जाति के हटा तो हम नहीं मानते हैं, तब क्यों सहमति थी? अब आप टीवी पे क्यों ऑब्जेक्शन दिखा रहे हैं? तो आपकी भारत की जनता से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ये क्योंकि आप जनता का हित नहीं चाहते। अगर आप पिछड़ी जाति का हित चाहते तो आप इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन ही न उठाते। को गुमराह कर रही है। चलिए अरविंद जी। अवस्थी जी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू करी। उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि तुम्हारा मुख्यमंत्री आपके बैकवर्ड क्लास से बनेगा, लेकिन जब वोट मिल गया, सत्ता में आ गए, तो उसके बाद मुख्य बैकवर्ड क्लास को वापस भेज दिया गया और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। देखिए, हम सीधी बात यह है, समाजवादी पार्टी ओबीसी के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। हम जनगणना भी कराएंगे और उनके आरक्षण को ये देखेंगे कि केवल एक किताबों में ना रह जाए, कागजों में ना रह जाए, इसे हम जमीनी हकीकत पे उतार कर पूरे समाज का संवर्धन करेंगे, पूरे समाज का संरक्षण करेंगे और उस समाज को जो उनके अधिकार हैं उन्हें दिलाने के लिए हम अपने जी जान लगा देंगे। चलिए हमारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता दिनेश जी अगर कहते कि हम सबका विकास चाहते हैं। इन्होंने कहा हम जो है मुख्यमंत्री बना का। अरे ये वाली राजनीति आप छोड़ दीजिए गुप्ता जी। अब ये जातिवादी ये सब हमारा कर्तव्य है। सरकार हर किसी को उठाना चाहती है, पूरे समाज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। आपके यहाँ केवल एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप हम जब सरकार की तरफ से देखिए, मैंने आपको नहीं बोला, तुमने चुप रहिए और आराम से सुन लीजिए। जब हम सरकार की जब टीम आती है तो उसमें ये नहीं लिखता टीम जो पिछड़ी जाती है उसको नहीं मिलेगी, या जो ये धर्म के मुसलमानों के लिए ये हमारी योजनाएं नहीं है। हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन ये बात जरूर गिनाई जाती है कि हम इतने मंत्री ओबीसी के रखेंगे, हम दलित हैं, ये हमारे दलित मंत्री हैं, ये चीज जरूर कहेंगे आप। ये जातिवाद में नहीं आएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये चीज गिनाई जा सकती है कि हमने इतने ओबीसी बना दिए, हमने इतने ओबीसी मंत्री दिए, हमने प्रधानमंत्री दलित चुन लिया, ओबीसी चुन लिया, ये बताना जरूरी है। ये राजनीति नहीं है सर। अभी ये जातिगत राजनीतिक बात नहीं कर रहे, लेकिन जब मंत्री बना रहे तो ये कह रहे हैं कि हमने बैकवर्ड इतने बनाए, हमने दलित समाज इतने बनाए, हमने देखिए यही तो बात है कि हम सबको लेके चल रहे हैं। हमारे ब्राह्मण भी दलित भी बने हैं, महिलाएं भी बनी है। आप बताइए, आप लोगों ने हम तो सबका विकास हमारे लिए दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप लोग एक दृष्टि से नहीं देखते। सब कुछ चला गया कि हम ये वाला है कि हाँ कोई दलित हो या मुस्लिम हो उसके बाद उस दिन मोदी जी ने कहा था कि देखिए मैं गुजरात का बैकवर्ड समाज और दलित समाज से आता हूँ। पहले दिन आकर के उन्होंने जातिवादी राजनीति करने का काम किया था भारत के अंदर। जब पहले दिन प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, जब उन्होंने केवल घोषित हुए थे प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के कैंडिडेट, तो उत्तर प्रदेश के बनारस की धरती पर उन्होंने कहा कि मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ। इसका मतलब क्या होता है शालिनी जी? अब आप खुद आज देखिए इसका मतलब क्या होता है, ब्राह्मणों की बेटी हूँ तो मैं यही बोलूंगी ना, मैं ब्राह्मण। अगर वो दलित का होगा वो दलित ही बोलेगा ना, ये थोड़ा ना
जो जिस धर्म से है या जिस जाति से बताइए, बोले इसको राजीव उपाध्याय को बताने की जरूरत थोड़ी ना है। ये जो उपाध्याय टाइटल रखता है, ये मेंशन करता है कि मैं ब्राह्मण समाज से जन्म लिया हूँ। ये ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, ये मालूम है हमको, और ये समाज को भी मालूम है। चलिए लेकिन समाज क्या, राजीव जी, शालिनी जी, राजीव जी समाज से आता हूँ, राजीव जी, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। प्रधानमंत्री की भाषा में ये शोभा नहीं। राजीव जी हमारे साथ बोल रहे हैं अलग चीज है। राजीव जी अभी बहुत समय अपने पास, बहुत समय है। शालिनी जी, गंगा सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उपाध्यक्ष हैं एनसीपी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आरक्षण को लेकर के बात चल रही है। दरअसल शरद पवार ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया सरकार ने बनाई है, जो बिल पास किया है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक 50% तक आरक्षण को ढील डाल नहीं दी जाएगी, यानी कि उसको और नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि वो मुख्यतः महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र में जो मराठा समाज है उसको आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा एक सवाल आप पर भी ये उठ रहा है कि जब ये बिल पास हो रहा था, जब ये विधेयक पास हो रहा था, तब आप चुप क्यों थे? तब ये चीजें आपने क्यों नहीं कही? तब इसका विरोध क्यों नहीं जताया? देखिए, ऐसा है कि विरोध तो आप जानते हैं कि विरोध हाउस में होता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। सर, सुनवाई नहीं होती या वोट बैंक कटने का डर रहता है कि अगर हम इसमें कुछ अभी दखल अंदाजी करें तो हमारा वोट कट जाएगा, ये डर तो नहीं रहता? ये कहना गलत है कि वो विरोध नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो बहुत ही सोच समझ कर कही है, और उन्होंने जो आपत्ति उठाई है वो बिल्कुल सही आपत्ति उठाई है। इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये सरकार कहाँ ले जाना चाहती है देश को? क्या इस देश को टुकड़े टुकड़ों में करना चाहती है? इनकी मंशा क्या है? आज ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? आप ये जानते हैं 50% ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद भी आप देश के अंदर शांति फैलाने के लिए आप जातिगत रूप से उसका विश्व बोल रहे हैं। जब नहीं दे सकते हैं तो आप मांग क्यों कर रहे हैं फिर? जब आपको पता है कि संविधान में ये नियम नहीं है, फिर इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? विरोध तो इसी का किया जा रहा है। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विरोध किया है वो सोच समझ के किया है, और उन्होंने देश की तरक्की को, देश के विकास को, वो आम जनमानस की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए विरोध किया। चलिए शालिनी जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ सारी पार्टियां एक हो जाती हैं और विरोध करती हैं, उसका ना कोई आधार होता है, ना सिर होता है, ना पैर होता है। जब लिया तब सभी पार्टियों के वहां गणमान्य नेता मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चोरी छिप ये बिल पास किया है, तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन अब ऑब्जेक्शन इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जनता ने इसका स्वागत किया। जनता को दिख रहा है कि ये वाला जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार, ये वोट की राजनीति करती है, और कभी भी वोट बैंक की राजनीति की वजह से हमने कोशिश ही नहीं करी। हमने चाहे धारा आने का, तभी हमें पता था कि बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए, सारी पार्टियां एक हो गई थी, और इन लोगों ने बहुत, उसके बावजूद भी हमने निर्णय लिया क्योंकि वो जनता के हित की बात थी। जब ट्रिपल तलाक पे भी बात आई तब भी हमें पता था कि इसकी बात है, ये लोग ये बिल पास नहीं पास होने देना चाहते, विपक्षी पार्टियां, उनको हमारे से प्रॉब्लम है। आज पार्टियों ने एक होकर यही किया कि कोई भी बिल पास नहीं होने देना चाहते थे इस मानसून सत्र में, जनता के हिस्से का नुकसान करवा रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार ने इनकी मंशा पूरी नहीं होने दी बिल पास। और ये वाला बिल में तो खास कर इन लोगों ने हस्ताक्षर किए, इन लोगों ने बिना ऑब्जेक्शन के बिल पास कर दिया जाए, क्योंकि समझ आती है कि ये जनता के हित के लिए, ये पिछड़ी जाति के लोगों के, ट्राइब के हित के लिए, एससी के, ओबीसी के, सबके हित के लिए। तो आज ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? ना हजम नहीं होती। ये सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ इनको विरोध के नाम पे विरोध करना है, और आज जनता जो समझती है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारे लिए पिछड़ी जाति, अगली जाति, ब्राह्मण जाति, जाति, सब जाति हमारे लिए बराबर है। लेकिन इन लोगों के लिए एक ही जाति दिखाई देती है। हम पूरा करने जा रहे हैं, तो आई थी जैसे सत्ता में वैसे इसको ला देना चाहिए था। और अब तक तो आप बहुत कुछ दे चुकी होती ओबीसी समाज को 6 सालों में, 7 सालों में, लेकिन आपने सोचा नहीं कि चुनाव आते हैं, आपने सोचा उसको पास करने का सोच लिया। 6 साल में बहुत कुछ दे चुके हैं पिछड़ी जाति को भी।
हम अगली वो जातिगत समझाई देगा। हम सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखते सबको। एक चीज और बताइए, नहीं भाई साहब, आपको शायद ये बता रही है कि एक चश्मे से देखते सिर्फ आरक्षण की बात करते, हम तो चाहते हैं आरक्षण जैसी चीज भी नहीं होनी चाहिए सबको। लेकिन आप जैसे लोग ही होंगे जो आरक्षण चिल्लाते हैं और उसके बाद डिबेट करते हैं, जब ऐसे लिए जाते हैं संसद में तो उनको जनता समझ चुकी है, इसीलिए जनता आपको नकार रही है। आप जनता इसीलिए कि आप जनता के हित के साथ नहीं खड़े, आप जनता की पॉलिसी समझ रहे, उनकी नब्ज नहीं समझ रहे, नब्ज समझते हैं, जनता क्या चाहती है हम ये समझते हैं। आप कैसे चिल्लाते रहिए, जनता को समझ रही है कि हमारे को विपक्षी पार्टियां कर रही है, इसलिए एकजुट हो रखी है। और आज कोई पार्टी तो जनता की तो सिर्फ मोदी सरकार ही है, इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जनता के हित के लिए काम और राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। आप चिल्लाते रहिए, यहाँ डिबेट में बैठते 2012 से पहले विषय रखने नहीं आता। अभी तक आपने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बताया जिसमें लग रहा हो कि सरकार ने इस बिल को पास करके कोई गलती करी है। आपने एक भी ऐसा बताया, एक भी ऐसा कारण नहीं बताया जिसमें ये हो कि सरकार ने ये बिल पास किया तो इसमें कुछ गलत किया है। अहंकार में डूबने का कारण रहा है कि अगले और कुछ नहीं है। आप चिल्ला के सोचते हैं कि आपकी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जनता को झूठ और सच सब समझ आता है। सब गेहूं की रोटी खाते, सब गेहूं की रोटी खाते, कोई गोबर की रोटी नहीं खाता जो आपकी बातों में आ जाए। कोई आएंगे जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होगा। ओबीसी चीफ मिनिस्टर का चेहरा दिखा करके माननीय केशव मौर्य जी का चेहरा दिखाकर सत्ता में आई और मुख्यमंत्री दूसरे को, अब आपको ओबीसी याद नहीं आ रहा। चलिए अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, अरविंद जी को सुन लीजिए। जैसे चुनाव आया और सत्ता जाते हुए जनता के हित के लिए हम बहुत से कार्य कर रहे हैं। कारनामों का मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक कोरोना का काल हुआ, राजीव जी अरविंद जी को सुन लीजिए। अवस्थी जी, अभी बहुत सी बातें हो रही कि जनता हित के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अभी जब कोरोना काल में पूरी भारत त्राहिमाम कर गया और हमारे ऊपर से ये कहने को आता है कि बिना ऑक्सीजन से हमारी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी भारतीय की मृत्यु ही नहीं हुई। आप देखिए, क्या ये जनता के भले के लिए काम हो रहे हैं? आप कभी एक चीज देख लीजिए। लेकिन अरविंद जी उसमें राज्य सरकारों का दोष था। राज्य सरकारों ने रिपोर्ट ऊपर क्यों नहीं भेजी? राज्य सरकारों को डर था कि उनकी बदनामी होगी कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से इतनी मौतें हुई। राज्य सरकारें अगर गलत कर रही है तो केंद्र सरकार की निगाहें कहीं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैं मान लूं कि ऊपर केंद्र सरकार जो है उसके पास कोई भी अपनी सेंट्रल एजेंसी नहीं है। राज्य सरकारें हमें आंकड़े देंगी। देखिए शालिनी जी, मैं अभी अब एक बार सुन लीजिए प्लीज। तो हम क्या जनता को दिखाएंगे? पहले आप चलिए ठीक है शालिनी जी एक बार सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। शालिनी जी एक बार पूरा सुन लीजिए उनका। शालिनी जी सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज जी। देखिए एक बात बताइए, हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च है और जो प्रदेश सरकारें होती है वो गौड़ के रूप में आती है। क्या हमारा केंद्रीय ढांचा इतना कमजोर हो गया कि प्रदेश सरकारों ने रिपोर्ट गलत भेज दी, आपने उसी गलत रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि चेक करने के लिए? मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं मृत्यु के, वो आंकड़े एक छोटे से शहर मान चले, अभी आप गुजरात का ही देख लीजिए, इस टाइम इतने ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र लोग ले रहे हैं कि एक आप थोड़े दिन बाद देखेंगे तो हम सब दहशत में होंगे कि देखिए कितने गलत आंकड़ों की वो करी जा रही है। अब समझ लीजिए कि लोग मर रहे हैं 100, आप दिखा रहे हैं 1, और उसके बाद कहते हैं जनता के भले के लिए। और दूसरी चीज आपको भ्रष्टाचार आज आप कोई काम ऑनलाइन करिए। सबसे अच्छा मॉडल जो है वो यूपी का मॉडल है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के सांसद भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली दिखा रही है
सबके सामने आ रहा है कि शालिनी जी सुन लीजिए, राजस्थान में क्या हुआ और पंजाब शालिनी में जी, क्या हुआ। लेकिन अगर राजस्थान की सरकार हमें बोलेगी जी शालिनी जी आप सुनेंगी है नहीं तो मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। यूपी की बात बताइए ना, यूपी में मौत हुई कि नहीं हुई? देखिए शालिनी जी आज जिस तरीके से बोलती रही कि हुई कि नहीं हुई? अवस्थी जी कहीं आप ही हम इंटरफेयर करिए, बोलेंगे मैं तैयार हूँ कुछ भी। शालिनी जी, यूपी के अंदर ऑक्सीजन के बगैर एक भी मौत नहीं हुई है। तो वो आंकड़े देंगे, वही राज्य सरकार के आंकड़ों को ही केंद्र आप ये सरकार कह रही हैं कि एक भी मौत नहीं हुई है। देखिए शालिनी जी, क्या झूठे आंकड़े हमें क्या पता है। आप चिल्लाती रहिए, आप चिल्लाती रहिए, इससे कुछ सत्य का बदल नहीं सकता। देखिए मैं खुद में आज चलिए पहले सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। पहले सुन लीजिए सब जी। सुन तो लीजिए, अब आप सुन ही नहीं रही है तो मैं क्या करूं। समस्या है कोविड में, वैसा आज तक कोई काम प्रबंध नहीं कर पाया। आप देखिए 55 करोड़ टीकाकरण हो चुका लोगों का। अब सुनेंगे आप, हिंदुस्तान के अंदर टीकाकरण पहली बार नहीं चल रहा था। अवस्थी जी सही बात तो ये है कि इन लोगों को जनरली हकीकत कुछ पता ही नहीं है, ये लोग हवा बातें करते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे जो रही हो सरकार, देखिए इस भारतवर्ष के अंदर कोई पहला टीकाकरण नहीं है। आज के बच्चे होंगे, अगर बच्चे जाते होंगे, हमारे घर के बच्चे अगर जाते होंगे तो उनको टीका लगता है अस्पताल में और फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगता है अस्पताल में। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत वर्ष में टीके की परंपरा कोई आज पहली बार आप नहीं लाई है, जो आप बहुत ज्यादा आज 10 रुपए का टीका लगा रही है और आपने आदमी पे 10,000 रुपए का टैक्स याद रही है। ये भी तो याद रखिए, 10 रुपए का टीका लगा रही है, 10,000 रुपए टैक्स लाद रही है। अवस्थी जी मेरा एक सवाल है, शालिनी जी से पूछिए, ये जिस योगी मॉडल की बात कर रहे हैं जिसकी तारीफ बहुत है, मैं वो जानना चाहता हूँ आगे वो है क्या। आपको भी लगा है, हमको भी लगा है। देखिए सीधी सी बात है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई बात चलिए चलिए निश्चित तौर पे आपकी जिम्मेवारी अवस्थी जी एक सवाल राजीव जी इस टीका को लगाने के लिए राजीव जी क्यों बोल रहे हैं। अवस्थी जी देखिए अभी बात हो रही है। देखिए मैं कोई डॉक्टर पीएचडी वाला नहीं हूँ, आई एम ए लैप्रोस्कोपिक सर्जन और मैं एक हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। अगर मैं केवल शालिनी जी से मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ, इस जिस योगी मॉडल की बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये योगी मॉडल आखिर है क्या, हमें केवल वो बता दें। ठीक है सुनिए, देखिए जो तारीफ हो रही है किस बात की हो रही है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है, सबसे ज्यादा किसी भी प्रदेश में अगर टेस्टिंग हुई है तो एक उत्तर प्रदेश में ही हुई है। और छोटे आबादी वाला उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी अभी तक हुई है। देखिए फिर वही बात, अभी आप देखिए मॉडल आप बताइए प्लीज, मॉडल बताइए, मॉडल क्या है, आपने कैसे ट्रीट किया मरीजों को। यही तो मॉडल है, सबसे ज्यादा लोगों को बस आपने जांच करके छोड़ दिया, यहाँ पर हुआ है और आपने जांच करके छोड़ दिया, यही मॉडल। सबसे ज्यादा जल्दी रोकथाम जो है, इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी कोरोना पे आपका मेडिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया था, आपको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपने जो कहीं पर भी यहाँ की स्थितियाँ देखी ही नहीं थी। आप यहाँ पर अगर यूपी में होती तो आप देखती कैसे त्राहिमाम मचा हुआ था यहाँ पर, कैसे पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे थे, माँ अपने बच्चों के लिए रो रहे थे, बच्चे अपने माँ बाप के लिए रो रहे थे। आप इस तरीके से आप इस झूठे मॉडल को हमें नहीं समझा सकती हैं, क्योंकि वजह क्या है कि मैंने हकीकत को अपने रूबरू देखा है, मैं खुद उस पीड़ा से गुजरा हुआ हूँ। आप अपनी राजनीति करके आपने हम सबको मरने के लिए छोड़ दिया था, पूरा मेडिकल सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स कर गया था, कोई भी डॉक्टर नहीं था कहीं पर भी, और जितनी उच्च स्तरीय मीटिंगें होती थी आपके नेता बैठे होते थे, आपके अधिकारी बैठे होते थे, कभी उसमें कोई डॉक्टर बैठा हुआ दिखाई पड़ा आपको। देखिए सीधी सी बात है कि आप लोगों ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था,
आज हमें कोरोना टाइम ऐसे महसूस हो रहा था। देखिए, जनता किसी भी चीज के लिए, जनता आपसे जो है मूलभूत जरूरतें मांगती है। कोई आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप उसके लिए मर्सिडीज लाके दे देंगे। टेलीविजन के ऊपर इतना झूठ बोलना जो जनता के गले से उतरे, कैसे संभव है? जनता के गले से ये चीज कतई नहीं उतरेगा कि ऑक्सीजन के बगैर एक भी मौत नहीं हुई। ये चीज को मान के चलिएगा, जनता के गले से ये कतई नहीं उतरेगा कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। पिछले 20 सालों में 60 सालों में हम लोग सुविधाएं दी है, उसके बावजूद हम लोगों ने कंट्रोल किया, हम लोगों ने फटाफट हॉस्पिटल लेके दवाइयां तैयार करी, हमने जल्द से जल्द वैक्सीनेशन तैयार करवाई। ये काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसे कहते हैं अच्छा प्रबंधन, लेकिन आप लोग कोई बात समझ ही नहीं। आप चाहते थे कि जनता की लाशें और दिखे, लेकिन हम लोगों ने अच्छा प्रबंधन करके इसके लिए भी आप लोग जिम्मेवार हैं। आप लोगों ने लोगों को टीका लगाने से मना किया, की वैक्सीन है, इसे लगाने से आप नपुंसक हो जाए, तो लोगों को गुमराह, लोगों की कारण जो है वो आप जैसे नेता ही है। वो लोग गुमराह हुए, आज वो पानी पी बोलते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों की बातें क्यों सुनी। राजीव जी, आपकी तरह आगे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरह चली जा रही है। कोई जवाब ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं, किससे टाइम कोई मरा नहीं, आप कुछ भी बोलते हो, किस टाइम कोई मरा नहीं। अरे भाई, यहाँ पर ऐसे लाशों के ढेर लग सकते थे जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उसके कंट्रोल किया गया और जो लाशों के ढेर भी लगे ना, वो आप लोगों की वजह से लगे, जनता को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की सोच दर्शा रही है। वैक्सीन मत लगाओ, नहीं, आप जैसे लोग झूठ फैलाते हैं, जनता को कहा मत वैक्सीन लगाओ। वो नहीं हुई। आप लोगों ने कहा भाजपा की वैक्सीन मत लगाओ, तो जितनी मौतें हुई है उनका जिम्मेदार आप हैं, ये जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं, आप जैसे नेता हैं, जनता समझ चुकी है। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ निर्लज्जता से ये भाषा बोल रही है, ये निर्लज्जता की सोच है। आप लोग सुन रहे हैं, चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। मुद्दे पर शालिनी जी, राजीव जी, बताइए कैसे आप कर सकते हैं? घर में जाएंगे तो यहाँ पे विरोध करना आता है, इससे चिल्लाना आता है और चलिए राजीव जी, अगर गलती को हम बच्चे को समझाते हैं कि गलती को सिखाओ, राजीव जी, होती है, उससे आपकी हार नहीं है, उसमें आपकी जीत है, लेकिन आप उस जीत में नहीं स्वीकारना चाह रही हैं। आप लोगों ने जनता को इसमें आपकी राजीव जी, इस तरह किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप क्या सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है? देख रही होगी, जितने लोग आपको इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, उनकी समझ में तो आए कि बात किस विषय पर चल रही है, आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है। गंगा सिंह जी काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल मैं नहीं ले पाया। गंगा सिंह जी, जी बताइए, पूछिए। बात चल रही है आरक्षण को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा एक जो सवाल पैदा हो रहा है वो सवाल ये है कि आरक्षण भले ही 50% दे दें, 60% दे दें, 70% दे दें, उस आरक्षण का फायदा क्या है? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं तो वहां आरक्षण किसी काम का नहीं है और गवर्नमेंट के पास आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए, मेरा आपके सवाल का उत्तर ये है कि सरकार पूरी तरह से फेल है रोजगार देने में, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये आरक्षण को लेकर के, जातिगत के आधार को लेकर के ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये सिर्फ ये प्रयास इस बात का है कि आने वाले चुनाव में ये देश की जनता को भ्रमित करके किसी भी सूरत से जातिगत तौर पर, धर्म के नाम पर किसी भी सूरत से इनका निशाना चुनाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी आपने जो कहा प्राइवेट सेक्टर में, सही बात है
किसी आरक्षण की कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वहां पे कोई आरक्षण की मान्यता नहीं है। आपने सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को प्राइवेटाइजेशन में कर दिया है, आपके पास कुछ व्यवस्था है नहीं, तो आप जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं इस तरीके से? चलिए शालिनी जी, आपकी बात का मुझे जवाब दीजिए। ये जो ओबीसी बिल सरकार ने पास किया है, आप इसके विरोध आप खाली उसको रखने के बजाय आम जनता के सामने आप ये बताइए कि जरूरत क्या पड़ी, इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी, आप क्यों बिल को लेके आए? क्या ये चाहते थे इसके अंदर जातियों के रूप में आपस में लड़वाना चाहते हैं? आपकी मंशा ये है कि अपर कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग, एससी के लोग आपस में लड़ जाए, आपकी मंशा ये है? आप यही चाहती है देश के अंदर शांति पैदा करना? ओबीसी का बिल है, इसको ये देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं ओबीसी का हूँ, देश का प्रधानमंत्री होता है तो चाहे जिस जात का हो, क्योंकि उसी में सारा जवाब आ जाएगा। क्यों उसको लाने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ बैठे बैठ करके आप केवल डिबेट में बैठ करके केवल बेवकूफी की बात करती हैं या इसके फेवर में? शालिनी जी, उसके विरोध में कोई नहीं है, जवाब नहीं, उसके विरोध में कोई नहीं है, ना कोई जा सकता, तो ना बीजेपी जा सकती, ना दूसरा कोई दल जा सकता, वोट सभी को चाहिए। जब चुनाव आएगा तब एक ऐसा मतलब हो गया, चाहे राजनीति धर्म के नाम पर हो, चाहे जात के नाम पर हो, हटाई जा रही है, ये जनता समझ रही है। इसमें यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रिजर्वेशन ले आई, उसको पास करा दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कह दे रहे हैं चलिए, लेकिन हमको एक चीज का और शालिनी जी और इनकी पार्टी जवाब दे कि भारत वर्ष से जब सारे सरकारी उपक्रम को या सरकारी संस्थाओं को आप धीरे धीरे प्राइवेटाइज करते जा रही हैं, तो नौकरियां तो खत्म हो गई, तो ओबीसी को देंगी क्या आप? ये आरक्षण का कहाँ लाभ देंगी? पहला चीज। दूसरा चीज, सुनिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए हमारी, फिर बोलिएगा, आप नहीं बोलूंगा। सारी दुखी थी कि नौकरी में लोग काम नहीं करते, एक टेबल से दूसरे टेबल पर जब काम जाता है, फाइल जाती है, तो महीनों महीनों लग जाते थे। हमने जनता के हित की बात सुनी, हमने जनता के हित का सोचा। हमारी बात तो सुन लीजिए यार। कई चीजें जो हुई है उसमें फटाफट लोगों का काम होता है, सैलरियां भी लोगों की बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है, प्राइवेट करने से लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिला है और लोगों के काम हो रहे हैं। सरकारी बाबुओं के हाथ में फाइल जाती थी तो 4-6 महीने लटकी रहती थी, जनता होती थी, वो ये नहीं सोचती थी कि यहाँ पर और बिल जो है ब्राह्मण है, वो सोचते थे हमारा काम क्यों लटक रहा है। ये फिर चिल्लाना, इन्होंने सवाल करना आता है, उनको जवाब देना नहीं आता, और मुझे जवाब देना भी नहीं। क्यों मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, माफ कीजिएगा, 8:30 को बोला था और 9:15 हो गए, तो धन्यवाद। सत्ता करते हुए इस लोकतंत्र को सारी तरह से बर्बाद किया जाए, यही आपने सोच लिया है ना। चलिए राजीव जी, शालिनी जी अब हमारे साथ में नहीं है, और अरविंद जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, अभी शालिनी जी ने एक बात कही कि जो लाल फीताशाही है उसमें बड़ा तेजी आ गई। आप उत्तर प्रदेश आइए और उत्तर प्रदेश में देखिए कि आपकी जो फाइल जो पहले कम से कम धीरे धीरे चलती तो थी, आज वो स्थिर होके रह गई। जहां पहले 5,000 रुपया रिश्वत पड़ती थी, आज 25,000 रुपया रिश्वत पड़ रही है। और उसके बावजूद भी अगर काम हो जाए तब खैर मनाइए। और रही बात जो ये रोजगारों की बात कर रही है, देखिए कभी भी सरकारी सिस्टम बहुत बड़े रोजगार नहीं दे सकता। कुछ आप फैक्ट्रियां लगा देंगे, लेकिन इनसे कोई आप समझिए कि बहुत बड़े रोजगार आप उत्पन्न कर देंगे, वो नहीं हो सकते। रोजगार उत्पन्न करता है मझोला व्यापारी। एक जो व्यापारी जो 5 लाख से काम करने वाले से लेके 5 करोड़ तक का जो काम करते हैं, वो जो मझोले व्यापारी होते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और हर वो मझोला व्यापारी अपने साथ कम से कम 5 से 10 परिवारों को रोजगार देता है। और आज स्थिति ये है कि वो मझोला व्यापारी आज बेचारा वो खुद बेरोजगारी के कगार पे आ गया है, वो खुद भुखमरी के कगार पे आ गया है। इस कोरोना काल में अब मैं आपको बता दूं ये लोग कैसे क्या करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अब अगर सैनिटाइजर बांटने तो सब जनप्रतिनिधि जो हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय व्यापारियों से कहते हैं कि साहब कोरोना काल में आपको मदद करनी चाहिए, आप उसके लिए हमें धन दीजिए।
मास्क बांटने हैं तो उसके लिए व्यापारियों से धन लेंगे, आपका भंडारा करना है तो उसके लिए व्यापारियों से धन लेंगे। अब अगर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में भी जो कैंप लगते हैं वो व्यापारियों के ही लगते हैं। और इन लोगों से अगर आप ये पूछ दीजिए कि वो व्यापारी आपने उसे क्या राहत दी, और तो और सबसे ज्यादा चालान इस कोरोना काल में उन्हीं मझोले व्यापारियों के कटे हैं। पुलिस के द्वारा सबसे ज्यादा उत्पीड़न, विभिन्न विभागों द्वारा उसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया गया, लेकिन सबको केवल ये दिखता है, इन्हें लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो सही है। सत्य बात तो ये है कि हम आज उन परिस्थितियों में फंस गए हैं कि जहां हमें निकलने के रास्ते ही नहीं समझ में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश नहीं बनाया है इन्होंने उत्तर प्रदेश को एक ऐसी जगह पर लाके छोड़ दिया है, बीज भंवर में, जहां पे हमारा डूबना तय हो चुका है। ये आप मान के चलिए। चलिए राजीव जी। दिनेश जी, शालिनी जी जुड़ी हैं कि हट गई हैं? शालिनी जी अभी चली गई हैं। चलिए, हट गई हैं तो हम लोगों को तो तर्क उन्हीं से करना था, लेकिन चलिए इस मुद्दे पे हमारे डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ी समस्या, पूरे उत्तर प्रदेश का हर व्यापारी वर्ग जो है परेशान है। रही बात ओबीसी की, जो हम लोग आज मुद्दा था दिनेश जी, हम आपको बता दें कि ओबीसी के मुद्दे में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सहित भारत की जनता इस चीज को जान रही है। हम लोग चूंकि गांव-गांव अब घूमना शुरू कर दिए हैं, पार्टी के लिए अपने कार्यक्रमों में घर घर गांव-गांव सेक्टर वाइज जा रहे हैं, 2-2 4-4 लोगों को बैठा रहे हैं, चाहे वो बैकवर्ड समाज के कार्यक्रम हो चाहे दलित समाज के कार्यक्रम हो, हर साल जा रहा है, ये नहीं कि मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि ये जो ओबीसी का आरक्षण आया है इसमें हम लोग को कुछ मिलेगा, तो हम लोग क्या बताएंगे कि इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, जैसे वो गाना नहीं आया था, वही अलग कहावत हो गया है। और इसमें बताना पड़ रहा है कि आपको इसमें कुछ नहीं मिलना है। मिलना इसलिए नहीं है कि आपको हमने थाली भी दे दिया है, पानी भी दे दिया है, खाना भी दे दिया है, और हिदायत भी साथ में दे दिया है कि आपको ये खाना नहीं है, ये थाली दूसरे के लिए है। वो स्थिति उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष की बनी हुई है। हर राज्य सरकारें इनसे त्रस्त हैं, जो विपक्ष की सरकारें हैं, योजनाओं का लाभ लेने नहीं दे रहे हैं, पैसे की रिलीजिंग होने नहीं दे रहे हैं। हर राज्य की स्थिति बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता है, वहां तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जो इनके विपक्षी दल हैं वहां फंड की रिलीजिंग कर रहे हैं जनवरी में, और मार्च में उसकी क्लोजिंग मांग ले रहे हैं। तो आप बताइए, कोई भी योजना 2-3 महीने में कैसे कोई कर देगा, और करेगा तो उसमें घोटाला हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने वाली रोड टूट जाएगी। इस तरह की योजनाएं पूरे भारतवर्ष में इस सरकार ने किया, अपने विपक्षियों को डराना, धमकाना, उनको परेशान करना, जिससे जनता व्यथित हो जाए। देखिए, विपक्षी परेशान होता है तो जनता भी व्यथित होती है। इस तरह का कार्यक्रम पूरे देश में इनका चल रहा है। हम लोग जो गांव में जा रहे हैं उसमें ओबीसी और दलित समाज के लोग पूछ रहे हैं कि इन्होंने 5-6 सालों में तो हमको कुछ दिया नहीं, हमको 5 किलो वाली गठरी जरूर दे दिया, ऐसा बना दिया हमको काहिल और लाचार कि हम 5 किलो गेहूं लेकर के और अपना पेट पालन कर रहे हैं, बस इतना ही हमारा जीवन रह गया है। हमको रोजगार नहीं दे रहे हैं जहां से हमको 500 रुपये मिले तो प्रतिदिन हम 50 किलो गेहूं खरीद सके। हमको कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं जिससे हमारा बच्चों का उत्थान हो। हमको उस स्थिति में लाकर डाल दिया है भारत सरकार ने। अब सोच लीजिए, भारत सरकार की स्थिति आज ये बनी है और अपनी पीठ थपथपा रही है। चलिए, कोरोना काल में आपने गेहूं, चावल, नून, तेल जो भी दिया वो ठीक था, क्योंकि वो परिस्थितियां थी। आज की डेट में दिनेश जी बता दें, गांव में किसानों के लिए कोई भी मजदूर नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? आपको आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, किसी भी एक रोजगार है उसको भी रोजगार घोषित करना चाहिए, वहां रोजगार दे नहीं रहे हैं। शहर में आप रोजगार दे रहे हैं, शहर में आप जो व्यापारी वर्ग है वो अपने यहाँ रोजगारों में कटौती करते जा रहा है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि जहां वो हमको 20,000 रुपया देता था जिन बच्चों को, उसमें वो 18,000, 10,000, 12,000 पे मजबूर हो गया देने को, क्योंकि उसकी भी आय आपने घटा दिया और टैक्स लाद करके हिंदुस्तान की वो रीढ़ तोड़ दी। आपने इस कोरोना काल में अथाह टैक्स पैदा किया, यानी आप केवल बन गए हिटलर और टैक्स पैदा करने की मशीन, और टैक्स पैदा करके आपने अपनी आय दुगनी कर ली। उत्तर प्रदेश सहित जहां जहां आपके राज्य हैं वहां आय दुगनी करा दिया, और साथ में आपके 2 जो लाल किला बनाए थे छत्तीसगढ़ में, आपको याद होगा जब ये चुनाव लड़ने आए थे तो छत्तीसगढ़ के अंदर
एक आर्टिफिशियल लाल किला बनाया गया था और उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह सजा करके माननीय मोदी जी से कहा गया था कि इस मंच से अब अगली बार आप जो है झंडारोहण करेंगे। तो उन व्यापारी वर्ग का पैसे का जिस तरह से भारत सरकार ने दुरुपयोग किया था अपने चुनाव और सत्ता के लिए, उसका बदला चुकाने के लिए इन 2-3 गिने चुने घरानों को आपने 2-3 साल 4 सालों में इतना पैदावार करा दिया कि दिनेश जी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप 40 साल 50 साल नौकरी करेंगे तब भी उस स्थिति में 1.5 गुना 2 गुना पैसा नहीं पैदा कर पाएंगे जितनी स्थिति में ये लोग 1-1.5 साल 2 साल में पैदा इन घरानों को करा दिया। एक कमेंट आपका आखिरी। देखिए अवस्थी जी, सच बात तो यह है कि हमारे पूरे समाज को, जो जनता है, उसे आधारभूत चीजों की जरूरत है। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, अब शिक्षा। देखिए, बहुत पहले केवल हम 3 ही चीजों के बारे में बात करते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो शिक्षा की अलग जगाई तो उसमें यह था कि शिक्षा सबसे जरूरी है। अब आपको मैं बता दूं, जो समाजवादी पार्टी का भविष्य का एजेंडा है वो हमारा है सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वरोजगार। इन्हीं 5 बिंदुओं पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और माननीय अखिलेश जी इस टाइम लगातार ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं कि उन्हें एक चीज लग रही है कि आने वाले समय में कोरोना हो सकता है फिर से एक बड़ी विभीषिका के रूप में उभर के आए। तो मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को उन्होंने मोटिवेट किया डॉक्टरों को कि भाई आपको अब राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि केवल भाई जो जैसे आपने देखा होगा अभी जब कोरोना टाइम में योगी जी की जो उच्च स्तरीय मीटिंगें होती थी उसमें नेता होते थे और अधिकारी होते थे, लेकिन उसमें कभी आपने डॉक्टर नहीं देखे होंगे। क्यों? डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोरोना के इलाज तो अधिकारी और नेता बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने MBBS किया ही हुआ है। अखिलेश जी ने बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, मैं आपको गिनती भी गिना सकता हूं, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई देखिए डॉक्टर साहब, अब जो है आप डॉक्टरी भी करिए लेकिन राजनीतिक गलियारे में भी आप आइए, क्योंकि हम तभी आने वाले समय में डॉक्टरों के साथ जो सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं और हमारा जो प्रशासन है, शासन जो है, उनके साथ मिलके हम उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा करेंगे और अपने यहाँ हम एक हवाई वाली जमीनी काम करेंगे, जिससे कि लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 रुपए में खरीद रहे थे, कोई 60,000 रुपए में खरीद रहा था, और बाद में लोग एक रिपोर्ट आती है कि साहब ऑक्सीजन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और आरक्षण पर रार हो रही है तो अब एनसीपी के शरद पवार ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 50% में ढील ढाल की जाए तभी जाकर कि आरक्षण सार्थक हो पाएगा, नहीं तो ये बिल का कोई भी मतलब नहीं है। दरअसल एनसीपी उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी कूदने की बात कर रही थी, इसी को लेकर के भी इस बयान के काफ़ी मायने देखे जा रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।